हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि AEW की तरफ से काफी शानदार डायनामाइट शो रहा है। और सच में ये डायनामाइट शो मैंने आज तक के देखे हुए AEW की सबसे जबरदस्त डायनामाइट शोज में से एक था। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली एक बैकस्टेज इंटरव्यू से हुई, जहां पर रेने पैकेट MJF का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पैकेट ने MJF से पूछा कि एडम कोल की स्टेटस क्या है, और MJF ने डायरेक्टली यहाँ पर एडम कोल को कॉल किया, जहाँ पर एडम कोल ने MJF का कॉल तो उठाया और ये दोनों यहाँ पर बातें भी कर रहे थे। कितने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम आ गई, और यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम की आवाज सुनकर एडम कोल ने वैसे ही कॉल कर दिया। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने MJF से बात करते हुए कहा कि MJF एडम कोल के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग MJF के भी काफी अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एडम कोल के साथ की अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़वानी। इसीलिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी किसी को नहीं बताएंगे कि डेविल मास्क के पीछे सच में MJF है। जो बातें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही, पर यही पर जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की मदद की जरूरत नहीं है। और ये कहकर MJF ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के यहाँ से पीछे ढकेल दिया। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने जूस रॉबिन्सन को एक धमकी दी और कहा कि MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग तो रिटेन करने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही MJF जे वाइट से अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी वापस लेने वाले हैं। जिसे MJF की वार्निंग के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस हमें डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ही MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग जूस रॉबिन्सन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही MJF ने जूस रॉबिन्सन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि MJF जूस रॉबिन्सन पर काफी गुस्सा है, और इसी बीच MJF के अटैक के चलते जूस रॉबिन्सन के सिर से खून भी निकल रहा था। पर किस तरीके से बुलेट क्लब गोल्ड की डिस्ट्रैक्शन के चलते जूस रॉबिन्सन यहाँ पर अपना कमबैक कर पाए, और जूस रॉबिन्सन भी इस मैच के अंदर MJF पर अच्छे खासे मूव्स लगा रहे थे। लेकिन इतने में ही जे वाइट रैंप पर खड़े होकर ये मैच देख रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर MJF को काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हुए मैच रसल कर रहा था, जहाँ पर जूस रॉबिन्सन कई बार बुलेट क्लब गोल्ड की डिस्ट्रैक्शन के चलते ये मैच जीतने काफी करीब पहुंचे। और यहीं पर जब एक टाइम के लिए रेफरी रिंग साइड पर गन्स को देख रहा था, तब पीछे जूस रॉबिन्सन एक रिंग पहनकर MJF पर अटैक करने के लिए गए, पर MJF ने अपने डायनामाइट डायमंड रिंग से जूस रॉबिन्सन पर अटैक कर दिया। और इसके बाद गन्स को भी डायनामाइट डायमंड रिंग से साइड में लगाकर MJF ने जूस रॉबिन्सन पर अपना फिनिशर हीट सीकर लगा दिया। और यहाँ पर जूस रॉबिन्सन को पिन कर सरप्राइजिंगली MJF ने 5th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए डायनामाइट डायमंड रिंग जीत ली है। जो देखा जाए तो MJF की एक और काफी बड़ी विक्ट्री थी। पर MJF के मैच जीतने के बाद गन्स ने यहाँ पर MJF पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर सरप्राइजिंगली MJF को बचाने के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए। और यहाँ पर द किंगडम द गन्स पर अटैक कर रही थी, पर द गन्स ने किंगडम को रिंग के बाहर कर दिया। और यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड MJF पर काफी तगड़ा अटैक कर ही रहा था कि MJF को बचाने के लिए यहाँ पर द क्लेम आ गए, जिन्हें देखकर बुलेट क्लब गोल्ड तो यहाँ से भाग गया। पर रैंप पर खड़े रहकर बातें करते हुए जे वाइट ने यहाँ पर MJF से कहा कि माना कि MJF ने डायनामाइट डायमंड रिंग रिटेन कर ली है, पर वो कभी भी अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस नहीं ले पाएंगे। जो बातें जे वाइट ने कही, जिसके साथ ही द गन्स ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि MJF की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से पहले यहाँ पर द गन्स MJF से उनकी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी वापस लेना चाहते हैं। इसलिए द गन्स ने यहाँ पर MJF को ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर दिया। जो चैलेंज यहाँ पर MJF ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए MJF ने जे वाइट से कहा कि MJF अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लेने के लिए फुल गियर पे तक वेट नहीं करने वाले। MJF नेक्स्ट वीक ही जे वाइट को एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं, और वो 1 by 1 बुलेट क्लब को हराने के बजाय एक बार ही बुलेट क्लब को हराकर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वापस लेंगे। और इसके बाद वो फुल गियर पे पर डिफेंड करेंगे। जो चैलेंज बुलेट क्लब गोल्ड ने एक्सेप्ट तो कर लिया, और बुलेट क्लब गोल्ड तो यहाँ चली गई। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने MJF से बात करते हुए कहा कि MJF रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम को उनके पार्टनर के तौर पर चूज करने वाले है या नहीं। जिस पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF कभी भी एक लंगड़े को अपने पार्टनर के तौर पर चूज नहीं करेंगे, और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को यहाँ से जाना चाहिए। और MJF की इन बातों के ऊपर द क्लेम ने बात करते हुए कहा कि इसका मतलब कि MJF अक्लेम को उनके पार्टनर्स के तौर पर चूज करना चाहते हैं। जिस पर बात करते हुए MJF ने फिर एक बार कहा कि MJF के पास अगर लास्ट ऑप्शन होता तो ही MJF द क्लेम को अपने टैग टीम पार्टनर्स के तौर पर चूज करते, लेकिन MJF ऐसा नहीं करने वाले। जिस पर बात करते हुए द क्लेम ने भी कहा कि यहाँ पर अक्लेम और MJF का टैग टीम के अंदर काम करने का चांस है, और इसके लिए यहाँ पर अक्लेम चाहती थी कि MJF अक्लेम के साथ सीजर करे, पर MJF ने इसके लिए मना कर दिया। और MJF यहाँ से जाने लगे थे, और लग रहा था कि ये सब चीजें खत्म हुई। पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए, और MJF के सामने खड़े होकर MJF से बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि माना कि MJF के पास वो चीज नहीं है जो चीज केनी ओमेगा काफी पहले हार चुके हैं, लेकिन उस चीज के साथ केनी ओमेगा ने
काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट किया है और केनी ओमेगा को अपना रिकॉर्ड डिफेंड करने का राइट है। इसलिए केनी ओमेगा चाहते हैं कि केनी ओमेगा अपनी लॉन्गेस्ट रनिंग टाइटल रेंज सिक्योर करने के लिए एमजेएफ को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे, जो चैलेंज सरप्राइजिंगली एमजेएफ ने एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद यहाँ से जाते जाते केनी ओमेगा ने एमजेएफ के कान के अंदर कहा कि 3 days bitch, जिससे हम समझ सकते हैं कि गाइज में फाइनली ओमेगा और एमजेएफ का मैच देखने को मिलने वाला है, जिस मैच के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइज हाल फिलहाल में एमजेएफ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए काफी सारे लोग आ रहे हैं और एमजेएफ काफी सारे स्टोरी लाइन की सेंटर पॉइंट है, इसलिए एमजेएफ को देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट आप हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलते हैं। जिसके साथ ही आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर एक वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद में डायनामाइट शो पर रैप वैन डैम और हुक एक टैग टीम मैच के अंदर द डार्क ऑर्डर को फेस करते हुए दिखाई दिए और मैच की शुरुआत में तो डार्क ऑर्डर ने यहाँ पर रैप वैन डैम और हुक के ऊपर अपने टैग टीम स्पेशलिस्ट का इस्तेमाल कर काफी तगड़ा अटैक किया। पर जैसे ही आरवीडी और हुक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया, वैसे डार्क ऑर्डर इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आरवीडी और हुक ने इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर को काफी डोमिनेट किया और फाइनली आरवीडी ने डार्क ऑर्डर पर अपना फिनिशर 5 स्टार फ्रॉग स्लैश लगा दिया, जिसके साथ ही हुक ने अपना फिनिशर रेड ड्रम लगा दिया और सबमिशन के सहारे आरवीडी और हुक ने मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर फिर एक बार टोनी स्टॉर्म की एक शॉर्ट फिल्म देखने को मिली जो कि पिक्चर इन पिक्चर चल रही थी। पर इसके बाद डायनामाइट शो पर स्टिंग और डार्बी एलन आ गए और यहाँ पर टोनी शिवानी के साथ रिंग के अंदर खड़े रहकर बातें करते हुए स्टिंग ने कहा कि लास्ट वीक स्टिंग की तरफ से काफी सारे लोगों को थैंक यू कहना बाकी रहा है और इन्हीं लोगों में सबसे पहले आते हैं फैंस, क्योंकि फैंस के चलते ही स्टिंग अपने इस लेवल के ऊपर परफॉर्म कर पाए हैं। जिसके साथ ही स्टिंग टोनी खान को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर टोनी खान कॉल नहीं करते तो स्टिंग के मन में वापस आने का ख्याल ही नहीं आता। और इसके साथ ही स्टिंग डार्बी एलन को भी थैंक यू करना चाहते हैं, क्योंकि डार्बी एलन की वजह से ही स्टिंग इस लेवल पर भी इस देर तक कंटिन्यू कर पाए हैं। जो बातें स्टिंग ने कही और स्टिंग ने यहाँ पर इन लोगों को थैंक यू किया, पर टोनी शिवानी ने यहाँ पर बात करते हुए स्टिंग को भी थैंक यू कहा और स्टिंग से कहा कि 35 साल पहले स्टिंग यहाँ पर आए थे और स्टिंग की इस लॉन्ग लस्ट्रियस करियर के अंदर टोनी खान स्टिंग को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। जो गिफ्ट क्या है वो टोनी शिवानी ने यहाँ पर बुला लिया और गाइज ये कोई और नहीं बल्कि नेचर बॉय रिक फ्लेयर थे, जो कि AEW के अंदर आ चुके हैं। और रिक फ्लेयर को देखकर स्टिंग भी यहाँ पर जेन्युइनली इमोशनल और खुश थे और रिक फ्लेयर के रिंग के अंदर आते ही स्टिंग और रिक फ्लेयर ने एक दूसरे को गले लगा लिया। और यहाँ पर बात करते हुए रिक फ्लेयर ने कहा कि स्टिंग और रिक फ्लेयर का करियर काफी लंबा रहा है और अब स्टिंग और रिक फ्लेयर काफी अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, पर रिक फ्लेयर को जब भी मौका मिलेगा तब रिक फ्लेयर स्टिंग को मिलने के लिए जरूर आएंगे और उस स्टिंग को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि स्टिंग जैसा टैलेंट जनरेशन में एक बार आता है। जो बात यहाँ पर रिक फ्लेयर ने कही और स्टिंग को अपने लास्ट रन के अंदर गुड लक विश किया। पर तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए, जिनके साथ लूचासोरस और निक वेन भी थे। और यहाँ पर आकर रिक फ्लेयर से बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज को लग रहा था कि रिक फ्लेयर मर चुके हैं, पर इस वीक डायनामाइट शो पर रिक फ्लेयर को देखकर पता चला कि वो जिंदा है। और क्रिश्चियन केज की फर्स्ट लाइन से ही यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड क्रिश्चियन केज को बू करने में लगा हुआ था। जिसके बाद क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर स्टिंग की भी काफी इंसल्ट कर दी और स्टिंग से क्रिश्चियन केज ने कहा कि डार्बी एलन और स्टिंग क्रिश्चियन केज के मामले में आ रहे हैं, इसीलिए क्रिश्चियन केज चाहते हैं कि स्टिंग काफी जल्द ही AEW कंपनी छोड़कर चले जाए। इसीलिए क्रिश्चियन केज ने स्टिंग को यहाँ पर एक 6 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया और क्रिश्चियन केज चाहते थे कि चाहे तो स्टिंग रिक फ्लेयर को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज कर सकते हैं। पर स्टिंग ने यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज का चैलेंज पहले तो एक्सेप्ट किया, पर स्टिंग ने कहा कि स्टिंग अपने लिए काफी बढ़िया पार्टनर चूज करेंगे और इसके बाद वो क्रिश्चियन केज को फेस करेंगे। जो बातें कहकर स्टिंग ने एक तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियन केज का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि डार्बी एलन और स्टिंग का पार्टनर कौन होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में क्रिस जेरिको का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको ने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा था कि पावर और सॉप्स के सामने जेरिको का ऐसा हाल होगा। पर जेरिको को अपनी हालत देखकर लग रहा है कि अब टाइम आ चुका है कि जेरिको अपने फ्रेंड्स को कॉल करे, जो कि पावर और सॉप से भी काफी बड़े हैं। जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही तो देखना पड़ेगा कि जेरिको यहाँ पर किन फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं और हॉब्स के खिलाफ जाने के लिए जेरिको AEW के अंदर किसे लाते हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर द एलीट अपने ROH वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स हार्डी बॉयज और ब्रदर जेक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर द एलीट और द हार्डीज इन दोनों की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही और हमें इस मैच के अंदर भी काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले। और एक टाइम के लिए द एलीट को रिंग के बाहर कर यहाँ पर हार्डीज ने मैट जैक्सन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया था। लेकिन फिर भी द एलीट किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी रही, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चैंट्स हो रहे थे। पर यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर हैंगमैन पेज ने ब्रदर जे पर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगा दिया और बक्स ने हार्डीज पर सुपर किक लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया।
दिया और इनके अंदर ब्रदर्स डे पर बीटी ट्रिगर लगाकर उन्हें पिन कर बक्स ने अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर लिए है। जो देखा जाए तो द एलीट के लिए काफी शानदार विक्ट्री रही, पर द एलीट के मैच जीतते ही हमने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर देखा कि स्वर्व हैंगमैन पेज के घर के अंदर गए थे और ये देखकर हैंगमैन पेज काफी गुस्सा थे और हैंगमैन पेज भागते भागते बैक स्टेज चले गए। पर हमने देखा कि स्वर्व हैंगमैन पेज के घर के अंदर टहल रहे थे, जहाँ पर उन्हें हैंगमैन पेज के बेटी की आवाज आई, जिसके बाद स्वर्व हैंगमैन पेज के बेटे के पास गए और उस बेबी से बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि स्वर्व उनके फादर को एक वार्निंग देना चाहते हैं, जो वार्निंग हैंगमैन की बेटी अपने फादर को दे दे। ये कहकर स्वर्व ने यहाँ पर उन्हें अपना एक टी शर्ट गिफ्ट कर दिया, जिसके बाद स्वर्व यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी स्वर्व और हैंगमैन पेज के बीच में क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि स्वर्व चीजों को काफी पर्सनल ले जा रहे हैं। पर इसके बाद में रेने पिकेट बैकस्टेज में एडम कोपलन का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट ने एडम कोपलन से पूछा कि क्या एडम कोपलन का स्टैंड अब भी क्लियर है, क्या वो अब भी क्रिश्चियन केज को नहीं फेस करने वाले। जिस पर बात करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि हाँ, वो अब भी क्रिश्चियन केज को फेस नहीं करने वाले, क्योंकि वो उनके काफी अच्छे दोस्त थे। जो बातें एडम कोपलन कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्टिंग और डार्बी एलन आ गए और एडम कोपलन से बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि जब टाइम आता है तब सब लोगों को अपने दोस्तों के खिलाफ जाना पड़ता है, क्योंकि डार्बी ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो निक वेन के खिलाफ जाएंगे, लेकिन अब टाइम आ चुका है। जो बातें डार्बी ने कही और ये सुनने के बाद भी एडम कोपलन यहाँ पर सोच रहे थे, जो देखकर स्टिंग ने गुस्से में एडम कोपलन से कहा कितने साल इस बिजनेस के अंदर रहने के बाद भी क्या एडम कोपलन नहीं समझे। एडम कोपलन लोगों के थ्रू देख सकते हैं और उन्हें पता है कि क्रिश्चियन केज गलत है, तो एडम कोपलन को क्रिश्चियन केज के खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। और एक कहकर एक तरीके से गुस्से में यहाँ पर एडम कोपलन को मोटिवेट करके स्टिंग यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या एडम कोपलन सच में क्रिश्चियन केज के खिलाफ जाते हैं या नहीं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर हिकारू शिडा अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रूबी सोहो के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइस, ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार मैच रहा, जहां पर इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और क्राउड का भी इस मैच के अंदर इंटरेस्ट आ रहा था, जहां पर लग रहा था कि रूबी सोहो ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी है। पर आखिरकार हिकारू शिडा ने रूबी सोहो पर अपना फिनिशर कटाना लगा दिया, पर सरप्राइजिंगली पहली बार किसी ने यहाँ पर कटाना पर भी किक आउट कर दिया, जिससे लग रहा था कि रूबी सोहो मैच जीत सकती है। पर सरप्राइजिंगली आउट ऑफ नोवेयर फिर एक बार रूबी सोहो पर एक और कटाना लगाने के बाद रूबी सोहो को पिन कर फाइनली हिकारू शिडा ने अपने लिए मैच जीत लिया है और उन्होंने अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन कर ली है। पर शिडा की चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद टोनी स्टॉर्म यहाँ पर आ गई और वो रैंप पर शिडा के सामने खड़ी थी। तो देखना पड़ेगा कि क्या शिडा की विमेंस चैंपियनशिप के लिए अगली चैलेंजर टोनी स्टॉर्म होने वाली है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में एमजेएफ का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पिकेट एमजेएफ से पूछ रही थी कि एमजेएफ अपने पार्टनर की सिचुएशन का क्या करने वाले है, जिसके बारे में एमजेएफ बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर समोआ जो आ गए और समोआ जो ने यहाँ पर एमजेएफ का पार्टनर बनने के लिए अपनी तरफ से एक ऑफर दिया, जो ऑफर एमजेएफ ने हंसते हंसते एक्सेप्ट तो कर लिया। लेकिन इसके बाद समोआ जो ने कहा कि समोआ जो चाहते हैं कि इस टैग टीम मैच के बाद एमजेएफ समोआ जो को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दे, क्योंकि समोआ जो एमजेएफ की मदद करने वाले हैं, इसके लिए समोआ जो को भी रिटर्न के अंदर कुछ मिलना चाहिए। और एक कहकर समोआ जो यहाँ चले गए, जिसके बाद एमजेएफ भी सोच में पड़े हुए थे। तो देखने के लिए मजा आने वाला है कि आगे एमजेएफ क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें ऑरेंज कैसिडी और काजुचिका ओकाडा, ब्रायन डेनियल्सन और क्लूडियो कैस्नोली को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में तो ब्रायन पहली बार ऑरेंज कैसिडी का सामना करते हुए उन्हें जरा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे और कैसिडी पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और क्लूडियो भी सेम चीज कर रहे थे और कैसिडी को कमबैक करने का मौका नहीं मिल रहा था। इसीलिए सरप्राइजिंगली कैसिडी ने ओकाडा को टैग कर दिया और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर ओकाडा और क्लूडियो इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पर जब पहली बार ओकाडा और ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने आए, तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड होली शिट और दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रहा था, जहाँ पर ब्रायन और ओकाडा इन दोनों ने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और फिर एक बार देखते हुए लग रहा था कि कोई पेपर मैच है। और ये पूरा का पूरा मैच चलने के दौरान ही यहाँ पूरा क्राउड इन दोनों सुपरस्टार्स को स्टैंडिंग ओवेशन भी दे रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं कि मैच इतना जबरदस्त हुआ है। और यहीं पर इस मैच के आखिर में जब ओकाडा ब्रायन पर अपना फिनिशर रेन मेकर लगाने के लिए जा रहे थे, तभी आउट ऑफ नोवेयर कैसिडी ने भी ब्रायन पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और इसके बाद ओकाडा ने फिनिशर रेन मेकर लगा दिया। लेकिन इससे पहले वो कुछ करते क्लूडियो यहाँ पर आ गए और क्लूडियो ने ओकाडा को रिंग के बाहर कर दिया और सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर अपरकट लगाकर कैसिडी को पिन कर क्लूडियो ने अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो रिजल्ट मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था। पर हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि शायद ओकाडा के रेन मेकर के चलते ब्रायन की हालत ठीक नहीं थी, जो देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर चीजें एस्केलेट ना हो ये देखने के लिए यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स भी आ गए, जहाँ पर इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में एक स्टैंड ऑफ के साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?